जय हिंद साथियों। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। सामान्यतः हम यही देखते हैं कि वजन तुल के आते हैं हम, तब हम ये कहते हैं कि 50 kg वेट वजन है मेरा, 50 kg वेट है। पर होता क्या है वो वास्तव में क्या होता है, वो होता है 500 न्यूटन। कितना होता है? 500 न्यूटन। ये लोंचा क्या है भी ये भार और ये तो गलत है। आप ये बोलते हो ना 50 kg वेट है मेरा, इसका मतलब है आप ये गलत बोल रहे हो। 50 kg वेट नहीं है, ठीक है? तो 50 kg वेट है, एक 500 न्यूटन है। ये क्या है? भार और द्रव्यमान के संबंधित बातें हैं, इनमें अंतर देखेंगे। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है, यहाँ से कई बार प्रश्न, एक एक चीज बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा द्रव्यमान और भार में। ये पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं बाहरहीनता की स्थिति। बाहरहीनता की स्थिति, कि बाहरहीनता की स्थिति कब कब उत्पन्न होती है? क्या केवल जी का मान शून्य होता है तब भी बाहरहीनता होती है, या जी का मान शून्य नहीं होता है तब भी बाहरहीनता की स्थिति? उपग्रह में बाहरहीनता की स्थिति है, ठीक है? वो क्यों होती है, किस कारण होती है, वो चीजें पढ़ेंगी। ये पढ़ने के बाद में लिफ्ट के संबंधित ये पढ़ेंगे कि लिफ्ट जब ऊपर से नीचे जाती है, ये त्वरण से जैसे ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे जाती है, तो क्या फर्क पड़े, वह चीज़ें पढ़ांगा। उसके बाद में हम पलायन वेग के संबंधी देखेंगे। पलायन वेग के संबंधी देखेंगे। पलायन वेग पर ही डिपेंड करता है कि कहीं वायुमंडल उपस्थित होता है या नहीं होता है। पलायन वेग देखेंगे, कक्षीय वेग देखेंगे, कक्षीय वेग और नॉर्मल। हम जो कक्षीय वेग पढ़ेंगे, पलायन वेग में अंतर पढ़ेंगे और थोड़ा सा उपग्रह के संबंध। तो ये मोटी मोटी बातें पढ़ांगा। मेन तो एक यू ये द्रव्यमान और भार, भार का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। आज के बाद में ऐसा नहीं कहना है 50 kg वेट है, ये कहना है 500 न्यूटन। अगर किसी के अंदर 50 kg अगर मास द्रव्यमान है ना, तो ये कहना है वेट काम में नहीं लेना है, वहां मास काम में, द्रव्यमान। ये पढ़ेंगे द्रव्यमान और वेट, मास और वेट में क्या अंतर होता है। बढ़िया तरीके से एक एक चीज देखांगा, देखो भी। हम ये देखते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। और आप वो बहुत अंतर हुआ द्रव्यमान भार में, एक चीज यही तो एक ही मान। तो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान वो होता है किसी भी वस्तु के अंदर जो पदार्थ की मात्रा होती है वो द्रव्यमान कहलाती है, हम ये कह सकते हैं। कोई भी पदार्थ है, पदार्थ में पदार्थ में पदार्थ में नहीं लिख कर हम ऐसे लिख दें, वस्तु के, ये लिख दें, वस्तु में पदार्थ की मात्रा, मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। भार क्या होता है भी? भार, भार एक प्रकार का बल होता है दोस्तों। अगर कोई पदार्थ है, जैसे ये मैंने जो मार्कर ले रखा है, इस मार्कर के अंदर जो पदार्थ की जो अंदर मात्रा भरी हुई है ना, वही क्या है? द्रव्यमान है, ये ध्यान रखना। भार क्या होता है? भार एक प्रकार का बल होता है। ये मार्कर है, ये नीचे की ओर आ रहा है, तो भार एक प्रकार का एक बल होता है। इससे पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है ना, जैसे कोई भी ग्रह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है ना, तब एक नीचे की ओर बल लगता है, उसको क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। तो भार एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है। तो आप ये कह सकते हो वह बल, भार एक प्रकार का बल है। भार एक प्रकार का बल है, किसी ग्रह द्वारा वस्तु आकर्षित करने वाला। भार क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है। अगर जैसे पृथ्वी की बात करते हैं, तो ये वस्तु के अंदर क्या है? ये नीचे की ओर क्या हो रही है? एक बल लग रहा है नीचे की ओर। ये जो बल लग रहा है ना ये दोस्तों, यही बल क्या होता है? भार होता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो भार के क्या होता है? बराबर होता है। ये हमने पहले भी देखा। तो ये ध्यान रखना। द्रव्यमान का तो मास से दर्शाते हैं, मास एम से दर्शाते हैं द्रव्यमान को तो, और भार को वेट डब्ल्यू से दर्शाते हैं।
ध्यान रखना, जो भार होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बराबर होता है, ये ध्यान रखना। नीचे की ओर एक बल लगता है, इस बल को ही क्या कहते हैं हम, बल को ही क्या कहते हैं, भार कहते हैं। भार एक प्रकार का बल होता है। द्रव्यमान क्या होता है, जी पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ये ध्यान रखना। द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, मुझे ये बताओ। मात्रक, मात्रक वो होता है केजी। क्या होता है, केजी होता है, किलोग्राम होता है। और भार का जो मात्रक होता है ना, मात्रक, एसआई पत्ती की बात कर रहा हूँ। एसआई पत्ती में मात्रक क्या होता है अभी, एसआई पत्ती में, एसआई पत्ती में होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। मुझे बताओ बल का होता है वही तो भार का होगा, न्यूटन होगा, न्यूटन होगा। और जो भार, जो डब्लू का जो सूत्र होता है ना, होता है एम जी। क्या होता है, एम जी। क्या होता है, एम जी। एम मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान को जब गुरुत्वीय त्वरण से गुणा किया जाता है ना, द्रव्यमान को जब गुरुत्वीय त्वरण से गुणा किया जाता है ना, तब हमें क्या मिलता है अभी, तब हमें भार मिलता है। अब देखो आपा की करा, कोई भी तुला पर तुल गया वहां, और आपा सामान्य तरीके का भी कितो वजन है, आपा का 50 kg वजन है। वजन क्या है, 50 kg। तो कि हम गलत शब्द काम में ले रहे हैं। अपना जो वजन है वो 50 kg नहीं है, अपना जो वेट है ना, वो मुझे बताओ। अगर आपका द्रव्यमान 50 kg है, तब पर आप तुल के आए हो, आपको ये बताया गया है कि आपका जो, वो तो बताती है द्रव्यमान, और हम शब्द गलत काम में लेते हैं वजन। वजन का मतलब वेट, हम भार बता रहे हैं, किसी को आगे वाले को पूछ रहा है तो। अब अगर 50 kg आपका द्रव्यमान है, तो मुझे बताओ भार कितना होगा, भार कितना होगा। भार का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान 50 kg है, गुणा गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है, 10 माना जाता है ना, 10 सेकंड स्क्वायर, 500 टन। आज बाद में टाबरो, अगर 50 kg अगर थारो द्रव्यमान है, इन थे इया बोलोगा कि मेरे अंदर जो वजन है वो 500 न्यूटन। ये है, मेरे अंदर वजन कितना है, 500 न्यूटन। या मेरा जो वेट है ना वो कितना है, 500 न्यूटन। अगर आप केजी शब्द काम में ले रहे हो ना, का मतलब है वहां किसका मापन हो रहा है, वहां द्रव्यमान का मापन हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, तो आपकी जो सामान्य जो भौतिक तुलना होती है ना, भौतिक तुलना, भौतिक तुलना, वो मापती है द्रव्यमान को, माप मापती है, केजी में मापती है, द्रव्यमान में मापती है। पर आपको बता दूं, जो स्प्रिंग वाली तुलना होती है ना, स्प्रिंग तुलना, स्प्रिंग तुलना या कमानी तुलना बोला जाता है, जिसको कमानी तुलना बोला जाता है, ताकड़ी। स्प्रिंग जैसा एक लगा होता है ना, स्प्रिंग तुला, इस तरीके से, और इस तरीके से लगा होता है यहाँ पे, इस तरीके। तो देखे को नहीं भी आपको थारोगे रे, कई बार खेत में लकड़ी लकड़ी तोलन जावा, या नीरो नारो तोलन जावा, जो ओ आपा कांटो काम में ले आओ, स्प्रिंग वाला। वो हमेशा किसको मापता है, वो हमेशा भार को मापता है। ये ध्यान, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कमानी तुला होता है या स्प्रिंग तुला होता है, वो मापता है, वो भार को मापता है। पर थे यहाँ को जो वो मापे तो थे यहाँ को बाहर ने है, पर आपा तो बिन के जिम मापा, अभी नीरो कितना किला हुए, कितना कुंटल हुए, ठीक है, आपा तो बिन के जिम ना पा। परंतु खेतों को गुजू के फिर तो भी न्यूटन में मापना चाहिए वो। पर उसके अंदर ऐसा सिस्टम होता है, ऊपर लिखा हुआ होता है, इस तरीके से वो सेट किया होता है, तो ऊपर उसके अंदर केजी लिखा हुआ होता है। केजी क्यों लिखा होता है, केजी इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो वास्तव में मापता तो बार को है, परंतु उस बार के अंदर 10 का भाग देख के है ना, भाग देकर वो संख्या सेट की होती है, तब वहां केजी लिखा होता है। पर ये मापता किसको है, ये भार को ही मापता है, ये ध्यान रखना। चलो तो ठीक है। तो इसका मात्रक ध्यान रखना, मात्रक पूछा जा सकता है, इसका मात्रक केजी होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं, टाबर गलत कर गया मैं भी। भार का मात्रक पूछता है आगे वाला, केजी करके आते हैं, और भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, भार का सूत्र भी ध्यान रखना। जो द्रव्यमान होता है वो अदिश राशि होती है, उसकी किसी दिशा नहीं होती, अदिश राशि होती है। इसका केवल परिमाण परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशि होती है। भार कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि एक प्रकार का बल होता है, और ये जो हमेशा होता है ना भार, वो हमेशा नीचे की ओर लगता है।
भार क्या लगता है, हमेशा नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। भार हमेशा क्या लगता है टाबरो, नीचे की ओर लगता है। अगर कोई वस्तु ऐसा मानो यहाँ पे पृथ्वी पर रखी हुई है तो इसका भार नीचे की ओर लगेगा mg। अगर कोई वस्तु ऐसा मानो कि यहाँ पे इस तरीके से रखी हुई है तो भी इसका जो हमेशा इसकी दिशा क्या होगी, हमेशा नीचे की ओर होगी। तो कौन सी राशि होती है, भार एक सदिश राशि होती है। आगे देखो, के बाद में आगे वाला पॉइंट देखो, द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान वो अपरिवर्तित राशि होती है, अपरिवर्तित राशि होती है। मुझे बताओ कोई पदार्थ के जो वस्तु के अंदर पदार्थ की मात्रा है, वो पदार्थ की मात्रा अगर यहाँ पे है पृथ्वी के अंदर, अगर आप चंद्रमा पर ले जाओगे तो वो बदल थोड़ी जाएगी। तो पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान होता है, तो ये अपरिवर्तित रहती है, राशि क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। परंतु टाबरो ये जो भार है ना, भार ये तो किसी ग्रह के द्वारा किसी वस्तु को खींचना, जो आकर्षण बल लगता है ना, वो उसके बराबर होता है ये भार। अगर कोई ग्रह कितना खींचता है वस्तु नीचे की ओर, नीचे की ओर कितना बल लगाता है, वो बल ही भार के बराबर होगा। तो अलग अलग ग्रह का क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होगा। तो भार क्या होता है, एक परिवर्तित राशि होती है। ये क्या होती है, परिवर्तित राशि होती है। ये कब परिवर्तित होती है, जब गुरुत्वीय त्वरण का मान जी का मान बदलता है, जी का मान बदले तब। W बराबर mg होता है, द्रव्यमान तो कभी बदलता नहीं, गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा, गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा ना तभी इसके मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो मुझे ये बताओ कि आपको ये पूछ ले कि g का मान ध्रुवों पर भार का मान है, g का मान ध्रुवों पर ज्यादा होता है ना भूमध्य रेखा की तुलना में। मैं ये बताऊं वेट है, वेट आपको ये कह दे कि ध्रुवों पर वेट वो क्या होगा, ध्रुवों पर वेट अधिक होगा, और भूमध्य रेखा, मध्य रेखा पर तो वजन है वो वेट क्या होगा, ये कम होगा। ये तो आपको पता ही चल गया ना, परिवर्तन हो रहा है ना। चंद्रमा पर होता है ना, चंद्रमा पर आगे आप लिख सकते हो, यहीं लिख लियो। चंद्रमा पर होता है ना, चंद्रमा पर, चंद्रमा पर जो बाहर का मान होता है ना, वो होता है वो जो पृथ्वी अर्थ के 6वें भाग के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन से भाग के बराबर होता है, 6वें भाग के बराबर होता है। अगर किसी वस्तु का पृथ्वी के ऊपर वेट अगर 500 600 न्यूटन है, कितना न्यूटन है, 600 न्यूटन है, को हम अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे ना तो उसका जो भार है वो कितना निकल के आएगा, 600 न्यूटन बट्टा 6 निकल के, कितना निकल के, 100 न्यूटन निकल के आएगा। क्यों निकल के आता है, कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, 1/6 गुना होता है। ध्यान, 1/6 गुना होता है। ये बात आप आगे यहाँ लिख लेना। ये चंद्रमा पर ये होता है वेट, यहाँ से प्रश्न भी आता है बहुत बार। पर चंद्रमा पर द्रव्यमान नहीं बदलता है, ध्यान रखना, द्रव्यमान और भार। आप ये लिख लेना इसके ब्रैकेट में उस साइड में कि जो पृथ्वी पर क्या होता है, ये त्वरण का मान क्या होता है अभी, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसकी बात करते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जो जी का मान होता है ना वो 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कितना होता है चंद्रमा पर गुरुत्व, लगभग इतना, 1.61 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल गया। तो के बाद में देखो भी द्रव्यमान के संबंधित और बातें मुझे बताओ, कौन कौन सी बातें रह गई। अदिश राशि अपरिवर्तित राशि होती है, और इसका मान ये होता ही है भार का मान चंद्रमा पे। परिवर्तनशील राशि है, परिवर्तनशील राशि के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि द्रव्यमान को किससे मापा जाता है, भौतिक तुला से मापा जाता है, भौतिक तुला से मापते हैं, ठीक है।
और इसको किससे मापते हैं भी? तो मापते हैं ना, मापते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग तुला कहते हैं या कमानी तुला, कमानी तुला से मापा जाता है। इसके बाद में द्रव्यमान के संबंधित और कोई पॉइंट है क्या? द्रव्यमान भार के संबंधित ये पॉइंट है कि द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान जड़त्व का माप है, जड़त्व का माप है, माप है। द्रव्यमान की क्या होता है? समानुपाती होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु का ज्यादा होगा, जड़ तो उसका उतना ही ज्यादा होगा। एनसीईआरटी बुक के अंदर ये लिख रखा है, भार है ना, भार, भार द्रव्यमान का माप है, द्रव्यमान का माप है। द्रव्यमान को मापते ना हम, द्रव्यमान को मापते हैं, वो बाहर से ही मापा जाता है। बाहर तो कैसे माप लेंगे कि जो गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे की ओर उसको माप लेंगे, फिर उसमें 10 का भाग दे देंगे, जिस ग्रह पर जितना गुरुत्वीय त्वरण होगा वहां भाग दे देंगे, वो क्या निकल के आ जाएगा अपना, वहां पे द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो ध्यान रखना, बाहर होता है ना वो द्रव्यमान का क्या होता है? माप होता है। बाहर समानुपाती होता है द्रव्यमान के, द्रव्यमान की लाइन ध्यान में रखना भी, ठीक है। इसके अलावा कोई पॉइंट और रहा है तो बता दीजिए मुझे, ठीक है? यही है, यही पॉइंट है। एक बात बता दो, मैं थाने सीधो से पूछ लियो मैं थाने, अगर आपको 10 kg या ये मान लीजिए 10 kg, मान लीजिए 10 kg चीनी खरीदनी है, तो आप कहाँ खरीदोगे? क्योंकि 10 kg चीनी खरीदनी है, तब इसका बाहर ज्यादा होगा। 10 kg में कितने न्यूटन होंगे? 100 न्यूटन होंगे। तो ये बाहर ज्यादा होगा तभी क्या होगा? द्रव्यमान उसका ज्यादा होगा। तो बताओ आप ये ध्रुवों पर खरीदोगे या भूमध्य रेखा पर खरीदना पसंद करोगे? बताओ बेटा ब्रो। देखो ये किस पर लाभदायक रहेगा? आप अगर ध्रुवों पर खरीदोगे, ऐसा मानो ये 100 न्यूटन ध्रुव पर खरीदोगे, तो ये जो 100 न्यूटन है, फिर आप भूमध्य रेखा पर आओगे तो ये कम हो जाएगी। इसका मतलब है ये कहाँ पर खरीदना उचित रहेगा? या भूमध्य रेखा पर खरीदोगे तब आपके क्या होगा? फायदा होगा। नीट के अंदर कोई क्वेश्चन आया हुआ था ऐसा एक, तब मैंने आपको बता। चलो तो ये आ गया द्रव्यमान और भार में सामान्य तंत्र ये, और तो इसमें केस पर्सन है नहीं, पूरा हमने बढ़िया। चलो तो इससे आगे देखते हैं, ये पॉइंट लिख लेना भी, द्रव्यमान और भार के संबंध, ठीक है। और ये ना, ये मान क्या होता है? ये परिवर्तित होता रहता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बदलता रहता है। चंद्रमा पर ये होता है, ये होता है। पृथ्वी पर बात करते हैं, पृथ्वी के केंद्र में, केंद्र में जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य होता है। अंतरिक्ष में बात करते हैं, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पर जी का मान शून्य होता है, तो बाहर कितना होगा? शून्य होगा। ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, पृथ्वी के केंद्र की बात करें, अनंत की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें ना, वहां हमेशा गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है, ध्यान रखना। पर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या नहीं होता है? शून्य नहीं होता है, पृथ्वी का छठा भाग होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में हम पढ़ते हैं भारहीनता क्या होती है। भारहीनता, भारहीन, बहुत मजा आएगा अभी इसको, का कॉन्सेप्ट समझोगे ना, बहुत स्वाद आसी। देखो, जब कोई वस्तु भारहीनता का मतलब ये होता है, हम ये कह सकते हैं भार में कमी, या भार शून्य हो किसी वस्तु का, क्या हो? भार शून्य का एहसास हो सकता है आपको, भार का मान शून्य, आपको आभास हो कि भार अपना क्या है? शून्य है। ये कौन कौन सी कंडीशन है अभी? कहाँ कहाँ पर भारहीनता की स्थिति है, जहां आपको ये लगे कि आपका भार क्या है? शून्य है। ये कहाँ कहाँ पर उत्पन्न हो सकती है? मुझे ये बताओ, भारहीनता की स्थिति। अब मुझे बताओ, सबसे पहले भार का आभास कब होता है अभी? भार का आभास, भार का एक तो सूत्र पढ़ के आए हैं हम, भार वेट बराबर होता है mg। क्या होता है? mg। एक तो भारहीनता की स्थिति, भार किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है।
जहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा, क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा, वहां क्या होगी, वहां बाहर कितना होगा, उसका बाहर क्या होगा, शून्य। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो, क्या ऐसी भी कहीं कंडीशन उत्पन्न हो सकती है जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य न हो, फिर भी वहां क्या हो, बाहर का मान क्या हो, ये चीजें हो सकती है। हाँ हो सकती है। ये कब हो सकती है, कि हमेशा ध्यान रखना, बाहर है ना बाहर, हमें बाहर का आभास कब होगा, बाहर का आभास होगा जब उस पर प्रतिक्रिया बल क्या करेगा, कार्य करेगा, प्रतिक्रिया बल लगेगा, प्रतिक्रिया बल को आर से दर्शाते हैं। प्रतिक्रिया बल का मान जब शून्य होगा ना, प्रतिक्रिया बल अगर किसी वस्तु पर लगेगा ना, तभी हमें बाहर का एहसास होगा, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया, एक तो जी का मान कहीं शून्य होगा, या प्रतिक्रिया बल आर का मान क्या होगा, शून्य होगा, तब हमें ऐसा लगेगा कि वो वस्तु के अंदर भार का मान क्या है, भार का मान शून्य। अब ये प्रतिक्रिया बल क्या होता है, अभी जैसे ये कोई वस्तु होती है, वस्तु पर हमेशा भार बल क्या काम करता है, नीचे की ओर काम करता है, W बराबर mg। इसको संतुलन बनाए रखने के लिए इसकी विपरीत दिशा में भी एक बल कार्य करता है, R। जब ये प्रतिक्रिया बल जहां शून्य होगा ना, वहां पर क्या होगा, भार बल भी क्या होगा, शून्य होगा। ये R बराबर mg, हमेशा ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं सामान्य संतुलन की अवस्था में। R बराबर क्या होते हैं, mg होता है, ये प्रतिक्रिया बल। जहां पर ये प्रतिक्रिया बल शून्य होगा, वहां पर क्या होगा, ये जो बाहर बल है ना, वहां शून्य होगा। जैसे मुझे बताओ, आप किसी भी स्प्रिंग तुल्ला के अंदर तुल रहे हो, या इलेक्ट्रॉनिक तुल्ला के अंदर कहीं भी तुल रहे हो आप, ठीक है ना, आप वजन माप रहे हो अपना, ठीक है, तो आप उसके ऊपर बैठे हो भी, ठीक है, खड़े हो उसके ऊपर, ऐसा मानो खड़े हो, तो आप नीचे की ओर क्या लगा रहे हो, नीचे की ओर क्या लगा रहे हो, नीचे की ओर लगा रहे हो आप भार बल, क्या लगा रहे हो, नीचे की ओर तो क्या लग रहा है, भार बल लग रहा है नीचे की ओर। और वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो तुल्ला है, वो आपको ऊपर की ओर क्या लगा रही है, वो ऊपर की ओर आपके लगा रही है प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल। तभी उस तुल्ला के अंदर क्या नोट होता है, आपका द्रव्यमान या भार नोट होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब प्रतिक्रिया बल लगेगा ना, तब जैसे मैं पृथ्वी पर खड़ा हूं, तो पृथ्वी पर मुझे भार महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, भार महसूस हो रहा है। क्यों भार महसूस हो रहा है, ये बताओ। भार इसलिए महसूस हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं पृथ्वी पर नीचे की ओर एक बल लगा रहा हूं, भार बल, और पृथ्वी भी मुझ पर ऊपर की ओर क्या लगा रही है, एक प्रतिक्रिया बल लगा रही है। तो ध्यान रखना, भार का आभास तभी होगा जब कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। ऐसा कोई उदाहरण बताओ सर, जहां प्रतिक्रिया बल का मान क्या होता है, क्या होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूं सर, माने तो इश्यू बता दियो कोई, जड़ा जीगो मान शून्य ने हुए, प्रतिक्रिया बल शून्य हुए, फिर माने विश्वास हो जाएगा, हाँ प्रतिक्रिया बल क्या होता है, भार के लिए आवश्यक होता है। अगर किसी का भार आभास करना है, तो उसका प्रतिक्रिया बल का मान होना जरूरी। चलो मैं बताऊं, बात करते हैं लिफ्ट की बात करते हैं, लिफ्ट की बात करते हैं। लिफ्ट के संबंधित वैसे तो मैं आगे बताऊंगा, पर क्या होता है कि जब स्वतंत्रता पूर्वक लिफ्ट का जो लिफ्ट है वो टूट जाती है, ए त्वरण से लिफ्ट नीचे की ओर आ रही थी, क्या आ रही थी, ए त्वरण से लिफ्ट को नीचे की ओर आ रही थी। जब लिफ्ट है वो टूट जाती है, जैसे कोई ये लिफ्ट है, मुझे बताओ ये नीचे की ओर आ रही थी, तो नीचे की ओर कौन सा बल कार्य करेगा इस पे, कोई यहाँ पे व्यक्ति है, इस पर नीचे की ओर कौन सा बल कार्य करेगा, सर नीचे की ओर तो mg बल लगेगा। ऊपर की ओर उस पर कौन सा बल लगेगा, सर ऊपर की ओर तो प्रतिक्रिया बल लगता है हमेशा, ठीक है, प्रतिक्रिया बल लगता है। अब कोई लिफ्ट है, वो नीचे की ओर आ रही है, क्या आ रही है, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है और टूट गई लिफ्ट, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक आ रही है, मुक्त पतन हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, मुक्त पतन हो रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है। तो लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, लिफ्ट पर नीचे की ओर जो ये बल है ना, ये बल क्या लग रहा है, इससे क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है, तब नीचे की ओर है। इसका मतलब है ये mg है ना, mg माइनस r, ये जो परिणामी बल है,
ये परिणामी बल किसके बराबर होगा, अप के बराबर होगा, कोई परिणामी बल होगा। तो मतलब है एम जी माइनस आर बराबर परिणामी बल एम ए। पर ये ए का मान, त्वरण का मान क्या होगा, जब कोई वस्तु मुक्त पतन से आ रही है ना, ये पढ़ाया था मैंने, मुक्त पतन हो रहा है किसी वस्तु, तो वहां वो वस्तु का त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के क्या होता है, बराबर होता है। कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है या मुक्त पतन से क्या गिर रही है, नीचे गिर रही है, ध्यान रखना वहां उस कंडीशन में जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। इसका मुक्त पतन का मतलब होता है वो वस्तु गुरुत्वीय त्वरण से क्या आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। इसका मतलब है ये एक स्थान पर क्या रख दूंगा मैं, जी रख दूंगा। तो एम जी माइनस आर बराबर एम जी, ये आगे बताऊंगा। तो अब मुझे बताओ इस एम जी को इस साइड में ले जाऊं, आर ने ले जाऊं, एम जी माइनस एम जी बराबर आर। आर का मान, प्रतिक्रिया बल का मान यहाँ शून्य निकल गया है। इसका मतलब है इस कंडीशन में वो अंदर व्यक्ति बैठा है, उसका भार क्या होगा, ये आभास करेगा, वो भार क्या आभास करेगा, ये आभास। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं, जो ये प्रतिक्रिया बल होता है ना, प्रतिक्रिया बल ये आभासी भार होता है, आभास, आभासी भार। व्यक्ति जितना भार आभास करता है वो प्रतिक्रिया बल की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गई। इस कंडीशन में क्या होगा, वो होगा एक, जब कृत्रिम उपग्रह होते हैं ना दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह के अंदर भी आर का मान, प्रतिक्रिया बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। कृत्रिम उपग्रहों के अंदर भी होता है, वो भी बताऊंगा। वो क्या बता, जैसे ये कोई पृथ्वी है और यहाँ पर कोई कृत्रिम उपग्रह घूम रहा है। कृत्रिम उपग्रह पर ध्यान रखना, एक तो इस उपग्रह के कारण क्या लग रहा है, इस पर बल लग रहा है। एक ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, इसके कारण क्या लग रहा है, यहाँ पे बल लग रहा है। ठीक है, इसके विपरीत क्या लग रहा है, ये प्रतिक्रिया बल लग रहा है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो आप ये प्रतिक्रिया बल, जो इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, वो अभिकेंद्रीय बल के क्या होगा, बराबर होगा। अभिकेंद्रीय बल के उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल को बराबर रखना। ठीक है, बराबर रखोगे तो यहाँ से आर का मान क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, आर का मान जीरो निकल के आएगा, क्योंकि आप वहां अभिकेंद्रीय बल के स्थान पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखोगे, तो यहाँ v का मान क्या रखोगे, v यहाँ पर कक्षीय वेग रखा जाता है। कक्षा में ये जो उपग्रह गति कर रहा है ना, उपग्रह का कक्षीय वेग वो आगे निकालना बताऊंगा। वो क्या होता है, रूट जी आर, ये होता है कक्ष, रखना। तो ये यहाँ पर ये मान रखोगे वी स्क्वायर के स्थान पर, तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल और वो बराबर हो जाएंगे, तो आर का मान यहाँ से निकल जाएगा शून्य। इसका मतलब क्या है, कृत्रिम उपग्रह में प्रतिक्रिया बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। पर जो गुरुत्वीय बल होता है ना, गुरुत्वीय बल, पृथ्वी खींच रही है, पृथ्वी भी खींच रही है, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल वो क्या नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, ये ध्यान रखना। गुरुत्वीय बल का मान क्या नहीं होता है, शून्य नहीं होता। ये जैसे मुझे बताओ, ये उपग्रह के अंदर कोई वस्तु है और यहाँ पे क्या है, पृथ्वी, तो ये ध्यान रखना पृथ्वी भी इसको खींच रही है और ये भी क्या लग रहा है, नीचे की ओर भी इस पर क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। इस उपग्रह का भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और ज्यादा इसका लग रहा है, पृथ्वी का लग रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज आपकी समझ। चलो सर, ये आ गई। अब हमें भारीहीनता में सर और बातें बताओ। और यही है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, प्रतिक्रिया बल आर का मान शून्य, कृत्रिम उपग्रह में होगा, कृत्रिम उपग्रह के अंदर होगा, आर का मान शून्य। ठीक है ना। लिफ्ट जब मुक्त पतन हो रहा है, लिफ्ट का मुक्त पतन हो रहा है, डोरी टूट जाए लिफ्ट की, तब वहां पे क्या होगा, लिफ्ट पतन हो रहा है तब क्या होगा, लिफ्ट का मुक्त पतन हो रहा है तब वहां प्रतिक्रिया बल का मान क्या होगा, शून्य होगा। और जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं ना, वहां पर बाहरहीनता की स्थिति उत्पन्न, यहाँ पर बाहरहीनता की स्थिति, लिफ्ट का मुक्त पतन हो रहा है, यहाँ पर भी बाहरहीनता, हीनता की स्थिति। कृत्रिम उपग्रह वगैरह होते हैं या अंतरिक्ष में, वो अंतरिक्ष वाली यहाँ पे पढ़ेंगे। जी का मान शून्य कब होता है, पृथ्वी के केंद्र पर होता है, पृथ्वी के केंद्र पर, केंद्र पर मैंने बताया था जी का मान शून्य होता है, आप पीछे बताया था ये। ठीक है, जब हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़े थे ना। और अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष
अंतरिक्ष में भी जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर भी कौन, बाहरहीनता की स्थिति, बाहरहीनता। तो कृत्रिम उपग्रह के अंदर क्या होता है दोस्तों, बाहरहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ आर का मान शून्य होता है, लिफ्ट मुक्त पतन हो रहा है, वहां पर बाहरहीनता की स्थिति होती है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर बाहरहीनता होती है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे कोई वस्तुएं क्या होती है, तैरती रहती हैं। जब कृत्रिम उपग्रह के अंदर या अंतरिक्ष के अंदर कोई व्यक्ति गया हुआ है, वो भोजन कैसे करेगा, एक ट्यूब के माध्यम से भोजन है ना वो अंदर डाला जाता है। वरना यहाँ अगर थे भोजन में 12 काट हुआ तो भोजन तैर तो रहेगा भी। ठीक है, तो एक ट्यूब के माध्यम से भोजन को अंदर क्या किया जाता है, डाला जाता है, ये ध्यान रखना। और अगर जैसे गिलास है, गिलास के अंदर जल भरा हुआ है, अगर गिलास को मुंह तो कर देगा तो भी जल नीचे की ओर नहीं पड़ेगा, कृत्रिम उपग्रह के अंदर या अंतरिक्ष के अंदर। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या होगी, बाहरहीनता की स्थिति। और क्या रह गया बाहरहीनता की स्थिति से संबंधित कोई पॉइंट अलग से आपके कोई दिमाग में आ रहा है तो बताओ। ध्यान रखना, जहां पर बाहरहीनता की स्थिति ना, बाहरहीनता, वहां पर तनाव बल, तनाव बल। जैसे कोई भी ये डोरी है, ये डोरी है, यहाँ पे कोई वस्तु लटकी, अगर यहाँ ये कहाँ पे है, ये कृत्रिम उपग्रह के अंदर है, कृत्रिम उपग्रह के अंदर लटकी, तो ध्यान रखना ये वस्तु आप लटका देना, इसके अंदर जो तनाव है ना, तनाव जो खिंचाव है, तनाव बल हमेशा क्या लगता है, बल की विपरीत दिशा में लगता है तनाव बल। तो इस पर भार बल नीचे की ओर लग रहा है, तो तनाव बल डोरी में क्या लगेगा, ऊपर की ओर तणजेगी या तनाव बल। ठीक है ना। अब मैंने बताओ इसमें बाहरहीनता की स्थिति है कृत्रिम उपग्रह में, तो तनाव बल का मान कितना होगा, शून्य होगा, ये ध्यान रखना। तो बाहरहीनता की स्थिति में तनाव बल क्या होता है, क्या होता है, डोरी के अंदर तनाव बल क्या होता है, इतनी चीजें हैं भी। तो आप इसको बाहरहीनता लगाकर ये लिख लो। सबसे पहले तो ये लिखो, सबसे पहले ये लिखो कि वस्तु के बाहर का आभास, वस्तु के बाहर का आभास उस पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। वस्तु के बाहर का आभास उस पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के कारण होता है, प्रतिक्रिया बल के कारण होता है, प्रतिक्रिया बल के कारण होता है। के बाद में आप ये लिखो भारहीनता। भारहीनता में दो तरीके से बना देता हूँ केस। एक तो जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या हो, शून्य हो। ठीक है ना। और एक जहाँ प्रतिक्रिया बल आर का मान क्या हो, शून्य। ये तो जो पढ़ेंगे वो आप पृथ्वी के केंद्र पर, केंद्र पर और अंतरिक्ष में, ये पढ़ेंगे वो कृत्रिम उपग्रह में, कृत्रिम ग्रह और लिप्त पतन की अवस्था में, पतन की अवस्था में, पतन की अवस्था में हमेशा जी ए के, ए जी के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। किसी वस्तु का ए होता है वो जी की अवस्था में, कोई वस्तु मुक्त, ये ध्यान रखना। मुक्त पतन का मतलब होता है वो वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कर रही है। अब मुझे ये बताओ, मैं 50 kg का संदूक है वो लेकर किसी छत से कूद रहा हूँ, क्या कूद रहा हूँ रे, छत से कूद रहा हूँ। तो आप जब छत से कूदते समय ना आपको भार महसूस, भार क्या होगा, शून्य महसूस होगा। तो ये ध्यान रखना, वहां मुक्त पतन हो रहा है ना, मुक्त रूप से गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिर रहे, परंतु जैसे ही संदूक लेकर हम पृथ्वी के नीचे जाकर टकराएंगे ना, तब हमें भार का एहसास होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके ऊपर उस समय क्या लगेगा, प्रतिक्रिया बल का मान क्या लगेगा, कोई ना कोई प्रतिक्रिया बल लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कोई वस्तु पतन कर रही है ना, नीचे की ओर आ रही है। जैसे मैं 50 kg का संदूक ऊपर से लेकर कूद रहा हूँ, उस समय जब कूद रहा हूँ ना, उस समय प्रतिक्रिया बल का मान क्या है, मुक्त पतन की अवस्था में प्रतिक्रिया बल का मान क्या है। परंतु जब मैं नीचे पृथ्वी पर आता हूँ, तो पृथ्वी पर जब गिरता हूँ तब क्या लगता है, ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगता है, तब मुझे बाहर का क्या होता है, एहसास होता है। ठीक है। तो इसके आगे अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो। 100 kg की वस्तु, 100 kg की वस्तु
देखकर छत से कूदने के समय बाहर में बाहर क्या होगा, में होगा, क्योंकि उस प्रतिक्रिया बल क्या लगेगा, ठीक है ना। और एक बाहरी इंतक की स्थिति में मुक्त पतन की अवस्था में ए बराबर ये होता है, कृत्रिम उपग्रह में ये होता ही है। और के बाद में और क्या लिखोगे, दो चीजें इस तरीके से लिख, पतन की अवस्था में लिफ्ट वाला लिखना चाहो तो लिख लो, लिफ्ट स्वतंत्रता पर मुक्त पतन, लिफ्ट पतन, लिफ्ट जाए, स्वतंत्रता पूर्वक आए, पतन करे, पतन करे या डोरी टूट जाए, डोरी जाए, तब आर का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये तीन कंडीशनों में ध्यान रखना। भारहीनता के बाद में लिख लो, भारहीनता की स्थिति में, भारहीनता की स्थिति में डोरी में तनाव बल का मान भी क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। तनाव बल का मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, भारहीनता की स्थिति में प्रतिक्रिया बल क्या होता है, शून्य। तो आपने लिख ली, इसके बाद में लिखो भी, कृत्रिम उपग्रह या अंतरिक्ष में, कृत्रिम उपग्रह या अंतरिक्ष में, कृत्रिम उपग्रह या अंतरिक्ष में भोजन को, भोजन को ट्यूब के माध्यम से अंदर लिया जाता है, भोजन को ट्यूब के माध्यम से अंदर लिया जाता है। आप ऐसा ही लगा लो सीधा, कृत्रिम उपग्रह या अंतरिक्ष, भोजन को ट्यूब के माध्यम से अंदर लिया जाता है, वहां पर गिलास को उल्टा करने पर पानी गिलास से नीचे नहीं गिरता है, गिलास को उल्टा करने से पानी नीचे की ओर नहीं गिरता है, सब वस्तुएं तैरती रहती हैं, सभी वस्तुएं तैरती रहती हैं, सभी वस्तुएं तैरती रहती हैं। कहाँ बात करें, कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष में बात कर रहे हैं, सभी वस्तुएं तैरती रहते हैं। कोई वस्तु डोरी से लटका है तो डोरी का तनाव बल क्या होता है, शून्य होता है। कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष में अगर कोई वस्तु डोरी से लटकी हुई है ना, वहां पर डोरी में तनाव बल क्या होता है, शून्य होता है। और अंतरिक्ष या कृत्रिम उपग्रह में अगर किसी तुल्ला पर खड़ा हो ना, तुल्ला पर, स्प्रिंग तुल्ला पर, स्प्रिंग तुल्ला पर खड़े होने पर पाठ्यांक का मान क्या आएगा, शून्य आएगा, भार का मान क्या आएगा, शून्य आएगा, तुल्ला में भार का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। तो मुझे ये बताओ, इसके बाद में एक लाइन और लिखनी, एक तो होते हैं कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह, एक होते हैं प्राकृतिक क्या होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम उपग्रह होते हैं और प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। तो आप ये बता दो मुझे कि कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता, बाहर का मान क्या हो सकता होता है, शून्य होता है, कि आर का मान, प्रतिक्रिया बल का मान क्या होता है यहाँ पे। और प्राकृतिक उपग्रह में क्या होता है, प्राकृतिक जो उपग्रह होते हैं ना, प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, वहां जैसे चंद्रमा है, वहां पर भारहीनता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, वहां पर जैसे चंद्रमा के ऊपर भार है ना, वो पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, कम हो सकता है, पर भार का मान क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। इसका कारण क्या है, मुझे ये बताओ। इसका कारण यही है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं। जैसे ये कृत्रिम उपग्रह मान लीजिए, और यहाँ पे ये प्राकृतिक उपग्रह मान लीजिए। कृत्रिम उपग्रह का जो आकार होता है ना, आकार व द्रव्यमान, वो क्या होता है, कम होता है, कम होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं
कि प्राकृतिक उपग्रह बड़े होते हैं, क्या होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह बड़े होते हैं, तो यहाँ पर कोई वस्तु है, जितना बड़ा होगा प्राकृतिक उपग्रह वो उस वस्तु को उतना ही अपनी ओर खींचेगा, वो उस वस्तु को। मुझे बताओ इसके अंदर यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ पे कोई वस्तु है, तो इस पर दो तरीके से बल लग रहे हैं। एक तो ये जो कृत्रिम उपग्रह होता है ना, ये खुद बल लगा रहा है नीचे, गुरुत्वाकर्षण। यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह में गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य नहीं होता है, परंतु हम ये मान लेते हैं उपेक्षित बहुत कम होता है, तब ये मान लेते हैं कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, होता नहीं है, मान लेते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, नए के बराबर होता है। परंतु प्राकृतिक उपग्रह होते हैं ना, जैसे चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण आकार बड़ा होने के कारण यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण लगता है, गुरुत्वीय त्वरण लगता है ना नीचे की ओर, तब यहाँ पे क्या नहीं होता, भार का मान क्या नहीं होता, ये नहीं होता। तो भार डिपेंड करेगा किसी भी ग्रह या उपग्रह, किसी भी ग्रह या उपग्रह का आकर्षण गुरुत्वीय त्वरण का मान वहां पे कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। तो मुझे ये बताओ, आपको ये पूछ ले कि बताओ प्राकृतिक जो उपग्रह होते हैं उनकी तुलना में जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वहां तो बाहरीनता की स्थिति होती है, प्राकृतिक उपग्रह में नहीं होती। तो आप ये बताओगे कि प्राकृतिक उपग्रह का आकार बड़ा होने के कारण उसमें गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो वो क्या होता है, अधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण अधिक होने के कारण वस्तु पर उस वस्तु का भार वहां शून्य नहीं होता। परंतु कृत्रिम उपग्रह में, परंतु कृत्रिम उपग्रह का आकार छोटा होने के कारण उस वस्तु पर, उस ग्रह का जो कृत्रिम उपग्रह है उसका गुरुत्वीय त्वरण को हम अपेक्षित बहुत कम होने के कारण, गुरुत्वीय त्वरण बहुत कम होने के कारण हम शून्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, उपेक्षित मान लेते हैं कि ये शून्य है, परंतु वास्तव में ध्यान रखना शून्य नहीं होता है। यहाँ पर प्रतिक्रिया बल का मान क्या होता है, हमेशा शून्य होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उस कारण कृत्रिम उपग्रह पर भार क्या मान लिया जाता है, शून्य मान लिया जाता है। पर यह भी ध्यान रखना कि ये जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, तो इस जो ये जो कण है ना यहाँ पे, इसके और पृथ्वी के बीच में भी क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ध्यान रखना। और यहाँ पे ये जो वस्तु है ना, ये वस्तु इस वस्तु और पृथ्वी के बीच में भी क्या लग रहा है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो आपको कभी ये पूछ लिया जाए ना कि इसको पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है ना, गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसको कहते हैं गुरुत्व, बल मान लें या गुरुत्व त्वरण मान लें, त्वरण, पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तो हर किसी दो पिंडों के बीच में लगता है, गुरुत्वीय बल किसको माना जाता है, पृथ्वी और किसी कण के बीच में जो बल लगता है वो गुरुत्वीय बल। ध्यान रखना इस कण के बीच में और पृथ्वी के बीच में कुछ न कुछ क्या लग रहा है, यहाँ पे गुरुत्वीय बल लग रहा है, क्या लग रहा है, गुरुत्वीय बल यहाँ पे लग रहा है। तो गुरुत्वीय बल का मान क्या नहीं होता है, इस कण के लिए शून्य नहीं माना जाएगा। यहाँ प्रतिक्रिया बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो आप ये थोड़ी सी ध्यान रखना भी है। सीधी सी बात यही है कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं ना दोस्तों, कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं ना, कृत्रिम उपग्रह उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह, तो जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वहां पर भारहीनता की स्थिति होती है, प्राकृतिक उपग्रह में भारहीनता की स्थिति नहीं होती। तो ये ध्यान रखना, जो प्राकृतिक उपग्रह का जो आकार और जो द्रव्यमान है ना वो अधिक होता है, आकार और द्रव्यमान अधिक होने के कारण ये कोई, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के अंदर आकार द्रव्यमान अधिक होगा तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, अधिक होगा। और गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा तो नीचे की ओर वो कुछ न कुछ खींचेगा, तो उसमें क्या होगा, बाहर कुछ न कुछ होगा, बाहर क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। परंतु कृत्रिम उपग्रह का आकार छोटा होने के कारण उस कृत्रिम उपग्रह का गुरुत्वीय जो त्वरण होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण वो क्या होता है, कम होता है, गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, तो उसको हम नगण्य मान लेते हैं। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होती है, भारहीनता की स्थिति होती है। परंतु गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे शून्य नहीं होता है, यहाँ पर प्रतिक्रिया बल का मान शून्य होने के कारण वास्तव में माना जाता है कि कृत्रिम उपग्रह का क्या होता है, भार शून्य होता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई, ये जैसे पृथ्वी है तो यहाँ कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है, इसके अंदर यहाँ पे कोई वस्तु है, ये यहाँ पे कोई वस्तु है,
इस वस्तु और इस पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्व त्वरण है ना, गुरुत्व त्वरण, त्वरण या गुरुत्व बल, गुरुत्व बल क्या होता है, पृथ्वी या किसी कण के बीच में लगने वाला बल। इस कण के और पृथ्वी के बीच में यहाँ गुरुत्व त्वरण है ना लगता है, इसका मान शून्य नहीं होता है। यहाँ पर प्रतिक्रिया बल का ये मान क्या होता है, शून्य होता है। परंतु हम ये कह सकते हैं कृत्रिम उपग्रह और उस कण के बीच में जो गुरुत्व बल लगता है वो नगण्य होता है। वो क्या होता है, नगण्य होता है। प्राकृतिक उपग्रह का आकार बड़ा होता है, कृत्रिम उपग्रह का आकार छोटा होने के कारण ये देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। बाद में और केवंश क्यों बिठा ब्रो, बाहरता की स्थिति हमने पढ़ ली। के बाद में लिफ्ट के संबंधी देख लेते हैं हम, क्या देख लेते हैं, लिफ्ट के संबंधी। लिफ्ट में भार परिवर्तन, लिफ्ट में भार किस तरीके से परिवर्तित होता है वो देख लेते हैं। लिफ्ट के अंदर भार परिवर्तित किस तरीके से होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें 3 केस बनते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या बनता है कि मुझे बताओ, सबसे पहले ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। इस पर 2 बल कार्य करते हैं। नीचे की ओर क्या लगता है भी, mg लगता है, W बराबर ये क्या होता है, ये भार होता है, भार बल होता है। ये ऊपर की ओर इसकी विपरीत क्या लगता है, R प्रतिक्रिया बल लगता है। क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल लगता है। क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल। और बाहर का जो आभास होता है ना, हमेशा यहाँ ध्यान रखना, लिफ्ट वाले प्रश्नों में जो आभासी भार होता है ना, आभासी भार, आभासी भार होता है, मतलब भार आभास होता है, वो किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। ये तो हम पीछे क्या है, आभासी भार किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। केस फर्स्ट ऐसा मान जाए कि लिफ्ट है, लिफ्ट है, उसका वेग क्या हो, शून्य हो, और ए त्वरण भी क्या होगा, फिर शून्य होगा। वेग जब शून्य होगा, त्वरण का मान शून्य होगा, तो कौन सी कंडीशन होगी भी, रुकी हुई होगी, लिफ्ट रुकी हुई होगी, तो ये जो आर जो प्रतिक्रिया बल होता है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि जो आभासी जो भार होता है ना, आभासी भार होता है ना, वो वास्तविक वास्तविक भार के क्या होता है, बराबर होता है यहाँ पे। ये तो आसान सा है। केस सेकंड देखो, केस सेकंड, केस सेकंड ये हो सकता है कि लिफ्ट है ना, लिफ्ट नियत वेग से क्या कर रही है, नियत वेग से गति कर रही है, वेग से गति कर रही है, लिफ्ट नियत वेग से गति कर रही है। इसका मतलब है ए क्या है, त्वरण का मान कितना है। तो ये ध्यान रखना, जब त्वरण का मान शून्य है तो मैंने ये बताओ, इस पर जो परिणामी बल है, लिफ्ट जब इस कंडीशन में नीचे आ रही है, क्या आ रही है, नीचे आ रही है, ये आ रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही, जब लिफ्ट ऊपर से क्या आ रही है, नीचे आ रही है, तो टावरों मैंने ये बताओ, जब वस्तु ये जो स्थिर होती है लिफ्ट, तब तो आर किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, ये संतुलन बनाए रखते हैं। परंतु जब लिफ्ट नीचे आ रही है, इसका मतलब है नीचे की ओर ये जो भार बल क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है, तभी लिफ्ट नीचे आ रही है। इसका मतलब है ये अधिक लग रहा है, वो कम लग रहा है। इस लिफ्ट पर संतुलित बल या संपूर्ण बल कितना लगेगा वो मुझे बताओ। संपूर्ण बल लगेगा, ये बल क्या लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, नीचे की ओर बल लग रहा है, ये दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो ये बल क्या है, ज्यादा है, तभी लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है। इसका मतलब है mg वो ऊपर की ओर लग रहा है, तो माइनस आर। परिणामी बल, परिणामी बल क्या मान लेते हैं, अप मान लेते हैं, किस पर परिणामी बल कितना लग रहा है, अप लग रहा है। क्या लग रहा है, अप परिणामी बल लग रहा है। तो ये कंडीशन, अब ये अप किसके बराबर होता है अभी, आप मुझे बताओ किसके बराबर होता है, W बराबर mg। ये जो अप होता है मैं ये लिख दूं mg माइनस आर बराबर अप के बराबर एम ए। अब किसके बराबर होता है, परिणामी बल। अब क्या होता है, परिणामी बल का मान क्या होगा, परिणामी बल का मान होगा, इस पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, नीचे की ओर mg कार्य कर रहा है, ऊपर की ओर r कर रहा है, नीचे की ओर जा रही है तो ये ज्यादा है, तो mg में से r घट जाएगा, वो परिणामी बल का मान किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर होगा। ए का मान क्या है, शून्य है, ए का मान यहाँ पे शून्य रख दो, तो mg या r इस साइड में आ जाएगा, तो r इस कंडीशन में भी क्या होगा अभी,
आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो मुझे बताओ ऊपर की ओर जाएगी तो भार बल से प्रतिक्रिया बल क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तभी तो ऊपर की ओर जाएगी। अगर दोनों बराबर होंगे तो रुक जाएगी वस्तु। तो आर का मान क्या होगा इस कंडीशन ज्यादा होगा, तो आर माइनस एम जी बराबर है एम ए, सीधा ही लिख देता हूं। यहाँ ए शून्य होगा तो वही आर बराबर है एम जी, ये इसी कंडीशन में सेम होगा। पर केस नंबर 3 है ना, वो इंपॉर्टेंट है भी। जब लिफ्ट मान ए त्वरण से गति कर रही है, लिफ्ट केस थर्ड ए त्वरण से गति कर रही है, उस कंडीशन में क्या होगा ये इंपोर्ट। जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, लिफ्ट क्या जा रही है ए त्वरण से ऊपर जा रही है, तब क्या होगा मुझे बताओ। ये लिफ्ट है, ये ऊपर की ओर हमेशा आर लगता है, नीचे की ओर हमेशा एम जी लगता है, डब्ल्यू बराबर एम जी लगता है, ठीक है। और जब लिफ्ट ए त्वरण से क्या जा रही है, ए त्वरण से ऊपर जा रही है, नीचे से क्या जा रही है ऊपर जा रही है, तो अब मन ये बताओ टाबरो, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आर में से क्या घटेगा, ऊपर वाला ज्यादा है, ज्यादा वाले में से क्या घटेगा, कम घटेगा, एम जी घटेगा। और ये आर माइनस एम जी ये परिणामी बल के बराबर होगा। परिणामी बल क्या होता है, अप होता है, तो आर माइनस एम जी, अप के स्थान पर एम ए लिखेंगे ना, एम ए लिखेंगे। तो ये ए त्वरण से ऊपर जा रही है, त्वरण का मान शून्य नहीं है ना। मुझे बताओ आभास कितना होगा, आभासी भार कितना होगा, आभासी भार। आभासी भार मैंने आपको बताया था कि आभासी भार होता है वो हमेशा आर होता है, प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। तो यहां से आर का मान निकाल लो, आर बराबर एम ए प्लस एम जी, ये निकल के आ जाएगा। अब मुझे बताओ जब लिफ्ट है वो क्या जा रही है, भी ऊपर जा रही है, क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, तब क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। हाँ सही है, आर बराबर एम ए प्लस एम जी। अब मुझे बताओ आर क्या है, यहाँ पे आर है आभासी भार, और यहाँ पर एम जी क्या है, ये एम जी ये है वास्तविक भार। तो अब मुझे बताओ ये आभासी भार है, अब ये पहले तो आर किसके बराबर था, एम जी के बराबर था। अब ये एम जी प्लस एम ए, ये एम ए बढ़ गया ना, इसका मतलब है जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है तब आभासी भार क्या होता है, बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, बढ़ता हुआ प्रतीत या आभास होता है। अब ए त्वरण से नीचे आ रही है, ए त्वरण से नीचे आ रही है, वो ये लिफ्ट है, ऊपर की ओर आर है, नीचे की ओर एम जी है, ए त्वरण है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो एम जी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा तो एम जी में से आर कट जाएगा, परिणामी बल एम ए होगा। तो यहाँ पर आर का मान निकालना है हमें, आर इस साइड में ले जाएंगे तो एम जी इस साइड में रह जाएगा, एम जी माइनस एम ए। अब मुझे बताओ अब क्या होगा, अभी आभासी भार क्या होगा, भार में क्या प्रतीत होगी, बाहर में, बाहर में पहले एम जी था, वास्तविक भार में ये घट गया तो भार में कमी प्रतीत होगी, कमी प्रतीत, ये दूसरा केस हो गया। तब लिफ्ट नीचे आ रही है तब टूट जाए, तब लिफ्ट लिफ्ट नीचे आ रही है और टूट जाए ए त्वरण से, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही है और टूट जाए तब क्या होगा। तब मुझे बताओ मुक्त पतन होगा, स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु आएगी। तब हमेशा ये ध्यान रखना जी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, जी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। या जी नहीं, हम ये कह सकते हैं जो त्वरण होता है वो हमेशा जी के बराबर होता है। तब मैंने आपको बताया था जब लिफ्ट नीचे आ रही है, ये ऊपर की ओर आर लगता है, नीचे की ओर एम जी लगता है, ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, ए का मान जी के बराबर होगा। पतन के मुक्त पतन इसी को बोलते हैं कि त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाए। तो ये एम जी
माइनस आर बराबर एम ए आएगा, तो एम ए आएगा कि एक स्थान पर जी लिख देंगे, तो आर का मान यहाँ से निकल के आएगा 0। यहाँ बाहर हीनता की स्थिति। एक केस और है, एक केस और ये है कि जब ए का मान क्या हो जाए, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है और उसमें एक कंडीशन उत्पन्न हो जाए कि ए त्वरण का मान क्या हो जाए, जी से अधिक हो जाए। जब त्वरण ए का मान क्या हो जाए, जी से अधिक हो जाए, ऐसी कंडीशन जब उत्पन्न हो जाए ना, तब क्या होगा, तब इस लिफ्ट के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, भी यहाँ पे व्यक्ति बैठा है, और ए जी का मान है ना, जी के मान से जब त्वरण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्या होगा, इसका जो सिर है ना वो ऊपर जाकर इसकी गिरेगा। ठीक है, तो ये एक 4 नंबर केस ये हो गया। लिफ्ट वाला आपके समझ में आ गया होगा। चलो लिफ्ट पढ़ लिया। अब मुझे बताओ, बारिंता कंप्लीट हो गई, लिफ्ट आपकी कंप्लीट हो गई, ये बाद में आप देख लें पलायन वेग। क्या देख रहे हैं, पलायन वेग, पलायन वेग, पलायन वेग को वी से दर्शा, पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है अभी, वह न्यूनतम वेग होता है, वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए, वो कौन सा होता है, वो पलायन वेग होता है। ऐसा न्यूनतम वेग, जैसे कोई भी ग्रह है, ये कोई ग्रह है, ठीक है, इस ग्रह का कोई भी गुरुत्वीय क्षेत्र है, जैसा ऐसा मानिए इस ग्रह का गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ तक है, तो ये इतनी वेग से यहाँ से कोई वस्तु हम फेंकें ऊपर की ओर कि वो वस्तु ये गुरुत्वीय क्षेत्र पार कर कर ऊपर चली जाए और वापस नीचे नहीं आए, उस वेग को कहते हैं हम पलायन वेग। क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। ध्यान रखना, पलायन वेग का जो सूत्र होता है ना, वो होता है रूट जी आर, ये होता है। क्या होता है पलायन वेग का सूत्र है, रूट 2 GR। तो ये जो जी है ना यहाँ पे जी, वो तो होता है कोई भी ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण होता है। आर होती है ना, वो होती है ग्रह की त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या, ग्रह की क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर जी का हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए हैं, गुरुत्वीय त्वरण का क्या पढ़ के आए हैं अभी, जी एम बटा आर स्क्वायर पढ़ के आए हैं। तो ये मान हम यहाँ पुट कर सकते हैं, पी का एक नया सूत्र बन जाएगा, रूट 2 GM, एक आर यहाँ पे है, एक आर से एक आर कट जाएगा तो मैं सीधा ही एक आर लिख रहा हूँ। ये दूसरा सूत्र निकल के आ गया। ये भी किसका है, पलायन वेग का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जी है गुरुत्वीय स्थिरांक है, जिसका मान फिक्स होता है। एम क्या है अभी, यहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे एम क्या है, वो ग्रह का क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी के लिए, पृथ्वी से कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर, वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या चली जाए, बाहर चली जाए। तो मुझे ये बताओ कि पृथ्वी है, पृथ्वी से कोई वस्तु को ऊपर की ओर कितने न्यूनतम वेग से फेंकें कि वो वस्तु गुरुत्वीय जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसको पार कर जाए, ऊपर की ओर चली जाए और फिर वो वापस नहीं आए। तो यहाँ पे मान रख देना आप, पृथ्वी का द्रव्यमान रख देना, इसका जी का मान रख देना, जी का मान इसका रख देना, और आर पृथ्वी की त्रिज्या लिख देना। ये रखने के बाद में पृथ्वी का जो पलायन वेग निकल के आता है ना, पृथ्वी के लिए पलायन वेग निकल के आता है, वो आता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु ऊपर की ओर 1 सेकंड में अगर इतना किलोमीटर अगर ऊपर की ओर ये वेग लगा देंगे ना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो वो वस्तु वापस कभी नहीं आएगी भी, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि वो गुरुत्वीय क्षेत्र से ऊपर चली जाएगी, वस्तु वापस नहीं आएगी। कई बार ऑप्शन में 11.2 मीटर प्रति सेकंड आता है अभी, ये गलत होगा, ये सही होगा, किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग इतना होता है। आपको पूछ ले चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है,
पलायन वेग ये होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर चंद्रमा की सतह पर आप खड़े हो और वहां से कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हो, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर गुरुत्वीय जो त्वरण का मान शून्य नहीं होता, गुरुत्वीय क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता, तो वस्तु चंद्रमा पर खड़े होकर वस्तु ऊपर की ओर फेंक रहे हो, अगर इस वेग से आप अगर फेंक देते हो वस्तु, वो वापस कभी चंद्रमा पर नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ऊपर कितना होता है पलायन वेग का मान, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ये पलायन वेग। और मैं आपको बता देता हूं, इस पलायन वेग के कारण ही हमें ये पता चलता है कि उस ग्रह पर वायुमंडल है या नहीं। ये ध्यान रखना कि कहीं पर वायुमंडल, ग्रह पर वायुमंडल का पता पलायन वेग पर आधारित होता है, ध्यान रखना। वायुमंडल उपस्थित है या नहीं, इस बात का पता किससे चलता है, पलायन वेग से चलता है। इस बात का पता ध्यान रखना कि किसी ग्रह पर बात करते हैं, किसी ग्रह पर क्या होते हैं, गैस के अणु होते हैं। मुझे बताओ कोई ग्रह है पर गैस के अणु हैं। पलायन वेग का मतलब होता है ऐसे वेग से ऊपर की ओर जाना कि वस्तु वापस लौट के न आए। तो गैस के अणु यहाँ पे ऐसा मानो पृथ्वी के ऊपर गैस के अणु हैं। अगर इस गैस के अणुओं का जो वर्ग माध्यम मूल वेग बोलते हैं, जिसको गैस के अणु का वेग है वो पलायन वेग से अधिक होगा, तो ये वस्तु कहाँ, ये जो गैस के अणु कहाँ चले जाएंगे, इस ग्रह से बाहर चले जाएंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे। तो ये बताओ, ये बाहर चले जाएंगे गैस के अणु, यहाँ वायुमंडल बचेगा क्या, यहाँ वायुमंडल। पर पृथ्वी के ऊपर ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी के ऊपर जो गैस के अणु होते हैं ना, उसका जो वर्ग माध्यम मूल वेग बोलते हैं, वो पलायन वेग से क्या होता है, कम होता है। तब पृथ्वी पर तो क्या होता है, वायुमंडल होता है। पर चंद्रमा पर क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा पर क्या होता है कि यहाँ पर जो गैस के अणुओं का जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है, वो उसके पलायन वेग से क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, पलायन हो जाते हैं यहाँ से। यहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता। किसी ग्रह पर गैस के अणुओं का अणुओं का वर्ग माध्य कुल वेग, गैस के अणुओं का वर्ग माध्यम मूल वेग क्या होगा, अगर अधिक होगा, क्या होगा, वर्ग माध्यम मूल वेग अधिक होगा पलायन वेग से, पलायन वेग से ग्रह पर, ग्रह के गैस के अणु, गैस के अणु पलायन कर जाएंगे, पलायन कर जाएंगे, और वहां वायुमंडल, और वहां वायुमंडल अनुपस्थित, वहां पर क्या होगा, वायुमंडल है अनुपस्थित होगा। तो ये आप लिख लेना चंद्रमा के लिए। चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है ना, पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पर चंद्रमा पर गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य वेग वो कितना होता है, 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये ज्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या नहीं होता, वायुमंडल अनुपस्थित होता है, उपस्थित होता है। पर ध्यान रखना, चंद्रमा पर गुरुत्वीय जो त्वरण होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण वो उपस्थित होता है। ध्यान रखना, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, उपस्थित होता है। केवल क्या नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता है, ध्यान। तो ये नोट कर लेना। इसके बाद में अगर कक्षीय वेग के बारे में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लास लंबी हो गई। कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग, ग्रह का कक्षीय वेग, कोई भी उपग्रह है वो किसी भी ग्रह के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो कक्षीय वेग वो किस वेग से चक्कर लगाए कि वो उसके चारों का वेग क्या रखे हम। जैसे देखो बताओ कि ये पृथ्वी है, सबसे पहले तो इस पृथ्वी से में
ये अच ऊंचाई तक हमें किसी उपग्रह को रॉकेट के माध्यम से ऊपर की ओर भेजते हैं, कृत्रिम उपग्रह को। ठीक है, तो सबसे पहले उसको पलायन वेग से क्या भेजा जाता है, ऊपर की ओर भेजा जाता है कि वो वापस नीचे न आ जाए। ठीक है, तो वहां भेजने के बाद में जैसे यहाँ भेज दिया, तो यहाँ पर एक निश्चित कक्षा के अंदर का वेग में क्या करें, ऐसा कौन सा वेग दें तो उस कक्षा में क्या लगाने लग जाए, चक्कर लगाने लग जाए, बोलते हैं कक्षीय वेग। वो बोलते हैं कक्षीय वेग। जैसे कक्षीय वेग का सूत्र होता है ना, ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं इसको। और एक ये ध्यान रखना, पलायन वेग होता है ना दोस्तों, पलायन वेग, पलायन वेग वो वास्तव में चाल होती है, ये वास्तव में चाल होती है, ये इसकी दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, और इसको बोला जाता है सामान्यतः पलायन वेग। तो जो ऑर्बिटल जो ओ से दर्शाते हैं वीओ, ऑर्बिटल जो स्पीड होती है ना, उसका सूत्र होता है रूट जी आर, बस जी आर ये होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो पलायन वेग होता है ना, वो 2 v0। तो ये उपकक्षीय जो उपग्रह होता है ना, का ये मान होता है, तो इसका v0 बराबर जी का मान यहाँ रख दो, जी एम आर बटा आर स्क्वायर, यहाँ से निकल के आएगा जी एम बटा आर, ये निकल के आएगा, ये कक्षीय वेग निकल के आएगा। ये मैं प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ आपको। प्रूफ कैसे करके दिखाओगे मुझे बताओ। यहाँ पे जो हम ये कह सकते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो यहाँ पर जो इस कण का या इस ग्रह का क्या कक्षीय वे जो विकेंद्रीय बल होता है ना, वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये किसके बराबर होता है, जी एम एम, ये कैपिटल एम पृथ्वी का ले लीजिए, एक स्मॉल एम बट्टा आर स्क्वायर के बराबर होता है। एक आर से एक आर काट देना, एक एम से एक एम काट देना, वी बराबर रूट जी एम बट्टा आर। यहाँ पर ये जो एम है ना, ये ग्रह का द्रव्यमान है, किसका है, ग्रह का द्रव्यमान है, ठीक है ना। और ये जी है, ये ग्रह की क्या है, ग्रह और ये तो इसके बीच की दूरी ध्यान रखना, दोनों के बीच की दूरी आर क्या है भी आर, ये ग्रह व उपग्रह के बीच की दूरी, ये लिख लेना भी कक्षीय वेग और आयन वेग। और उपग्रह के बारे में बात करते हैं ना, उपग्रह, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह होता है, प्राकृतिक उपग्रह, और एक कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम। प्राकृतिक उपग्रह जैसे पृथ्वी का कौन सा है भी, पृथ्वी का, चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह तो बहुत सारे उपग्रह हैं भी, कृत्रिम रूप से बहुत सारे सेट वगैरह बहुत सारे उपग्रह भेजे गए हैं। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं भी, क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये एक होते हैं उपग्रह, या तुल्यकारी उपग्रह बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तुल्यकारी उपग्रह भी बोला, उपग्रह भी बोला जाता है। और दूसरा होता है, वो होता है ध्रुवीय उपग्रह, क्या होता है, ये उपग्रह। ये जो भूस्थिर उपग्रह होते हैं ना, ये जो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं भी, पृथ्वी ये है, पृथ्वी से कुछ ना कुछ क्या होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, तय की कुछ क्या होती है, ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। तो भूस्थिर उपग्रह होते हैं ना, वो जैसे ये मानिए ये पृथ्वी, ये पृथ्वी के ध्रुव हैं दो, वो जो उपग्रह होते हैं वो इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से चक्कर, ठीक है। और ध्रुवीय जो उपग्रह होते हैं ना, जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के यहाँ इस तरीके से क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और भूस्तर उपग्रह होते हैं ना, वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं पता है आपको, ये होते हैं 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं। पर्सन थर्ड ग्रेड के अंदर रीट के अंदर पूछा गया था, स्थिर उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं, 36,000 किलोमीटर होते हैं। तो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं ना, ये पृथ्वी से 5,000 से 8,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, ध्यान रखना, 5,000 या 8,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं। एक बार रुकना भी, 500 है या 800 है, 500 से 800 है भी ये,
ये तो बहुत कम ऊंचाई पर होते हैं भी ये। तो ये ध्रुवीय उपग्रह होते हैं ना, ये कितनी ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं? 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर छोड़े। और जो ये भूस्थिर उपग्रह होते हैं ना, इसका जो आवर्तकाल होता है ना, आवर्तकाल, आवर्तकाल तो 24 घंटे होता है। कितना होता है? 24 घंटे होता है। पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होने के कारण ये हमें स्थिर प्रतीत होते हैं। क्या प्रतीत होते हैं? पृथ्वी से ऐसे लग रहे हैं कि स्थिर हैं, स्थिर प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। इसका जो आवर्तकाल होता है वो 100 घंटे होता है। क्या होता है? 100 घंटे होता है। ध्रुवीय उपग्रह बहुत कम ऊंचाई पर होते हैं। जैसे मौसम के संबंधी जानकारी लेनी हो, मौसम के संबंधी जानकारी लेनी हो, ठीक है, और के संबंधी जानकारी जो लेनी हो ना, मौसम के या तूफान के संबंध या इनके संबंधी जानकारी लेनी ध्रुवीय उपग्रह से मिलती है। दूर संचार, ये दो दूर संचार जितने भी उपग्रह है ना, संचार के उपग्रह हैं या रेडियो के संबंधी जो उपग्रह हैं जितने, वो भूस्थिर उपग्रह के अंतर्गत आते हैं। वो पृथ्वी से इतने किलोमीटर ऊंचाई पर। ये तो नॉर्मल है, भी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा सा उपग्रह के संबंधित आपको बता। इसी के साथ मैं अपने तो विराम देता हूँ। अपना ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, और आगे वाली क्लास में इसके प्रश्न देख लेंगे। आगे वाले नए टॉपिक के साथ आगामी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।